सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे सभी प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, मैं आज आप सबसे परमाणु ऊर्जा मिशन के बारे में बात करने जा रहा हूं, जिसकी घोषणा हमारे वित्त मंत्री ने शनिवार को बजट प्रस्तुत करते हुए की थी। परमाणु ऊर्जा मिशन। और आपको ध्यान होगा कि जब बजट के बारे में मैं बात कर रहा था आप सबसे, तो उसमें मैंने एक वाक्य कहा था। थोड़ी सी जानकारी मैंने परमाणु ऊर्जा मिशन की दी थी, लेकिन सांकेतिक तौर पर। और मैंने आप सबसे ये अनुरोध किया था कि इसकी एक अच्छी तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्री और मेंस दोनों दृष्टियों से मुझे यह टॉपिक महत्वपूर्ण मालूम पड़ रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि इस पर थोड़ी विस्तार के साथ बात की जानी चाहिए। तो आइए हम बात करते हैं परमाणु ऊर्जा मिशन के बारे में। मैं बहुत ही तथ्यात्मक तरीके से आपके सामने सिलसिलेवार तथ्य प्रस्तुत करूंगा। तथ्यात्मक तरीके से कहने का मतलब है कि मैं बहुत ज़्यादा एनालिसिस पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि यहाँ उसकी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन चूंकि तथ्य इतने ज़्यादा हैं और प्री एग्जामिनेशन में तथ्यों के बारे में ही पूछे जाने की संभावना मुझे ज़्यादा लग रही है, इसीलिए मैंने इसके लिए इस पैटर्न को अपनाया है। तो आइए अब इस पर बातें करते हैं। हमने लक्ष्य क्या रखा है? देखिए, हमने लक्ष्य रखा है कि 2047 तक, यानी कि जब हमारे देश की आज़ादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे, इसका मतलब है कि अब से 22 साल बाद तक, यानी कि 2047 तक, हम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने लगेंगे। 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा। 1 गीगावाट कितना होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। 1 गीगावाट यानी कि 1000 मेगावाट। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब सवाल ये उठता है कि यह लक्ष्य हमें 22 साल में हासिल करना है, तो अभी हम कितना उत्पादन कर रहे हैं? अभी हमारा जो उत्पादन है, सोच करके देखिए, मात्र 8.18 गीगावाट है। 8.18। आपको लगता है कि 22 साल में हम इस 8 को 100 तक पहुंचा सकेंगे? चलिए हम थोड़ा सा पीछे देखते हैं कि 2014 में जो हमारा उत्पादन था परमाणु ऊर्जा का, वो था 4.78, और 2024 में हम पहुंचे हैं 8.18। कह सकते हैं आपकी ऑलमोस्ट डबल। 10 साल में हम यहाँ डबल हुए हैं। तो क्या 22 साल में हम इस 8 को 100 तक पहुंचा सकेंगे? 100 तक पहुंचाने का मतलब है अभी जो है उससे 12 गुना करना। तो ये थोड़ा मुश्किल काम तो है। और सच में पूछिए तो जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो इसे मुश्किल काम भी मान रहे हैं। लेकिन ठीक है, सरकार ने लक्ष्य तय किया है और सरकार कुछ भी कर सकती है, क्योंकि बहुत असंभव भी नहीं है। दोस्तों, इसके लिए बजट में बकायदे 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 20,000 करोड़ रुपए। अभी फिलहाल हमारे देश में बिजली की जो कुल मांग है, उसका 89% हम जीवाश्म ईंधन से पूरा करते हैं। 89% जीवाश्म ईंधन से। फ्रेंड्स, एक सूचना है। एफईआईएस का एक मोबाइल ऐप है। इस पर आपको आईएएस की तैयारी के लिए रोजाना 10 न्यूज़पेपर्स के चुने हुए एडिटोरियल कमेंट्स और आर्टिकल्स पढ़ने को मिलेंगे। आप इस पर करेंट अफेयर्स पर बेस्ड मेरा डेली ऑडियो लेक्चर भी सुन सकेंगे। और इसके अलावा आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा, वह भी सब कुछ फ्री। तो आप बिना देरी किए इस ऐप को एंड्रॉयड या अपने एप्पल डिवाइस पर इंस्टॉल कर लें। आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 मीथेन गैस को जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो अब जरूरी हो गया है कि दुनिया के देश अपने यहाँ कार्बन के उत्सर्जन को कम करें। तो भारत ने अपना लक्ष्य क्या निर्धारित किया है? मुझे लगता है कि ये तथ्य भी आपको रट जाना चाहिए। आइए अब हम थोड़े से अपने लक्ष्य को देख लेते हैं। हमने लक्ष्य रखा है कि सन 2030 तक जो हमारी ऊर्जा की मांग है, उसका 50% हम जीवाश्म ऊर्जा के द्वारा पूरा करेंगे और शेष ग्रीन एनर्जी के जरिए। तो 50% तो बहुत ज़्यादा है, और यह है 2030 तक। सोच करके देखिए,
2030 तक, और अभी हम 2025 में हैं, पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट, और 89% जीवाश्म ईंधन का है। तो हम इस लक्ष्य को कैसे पा सकेंगे? और फिर एक बहुत दीर्घकालिक लक्ष्य भी हमारे सामने है, वो है 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करना। कार्बन उत्सर्जन का जो हमारा गणित होगा वो जीरो होगा, यानी कि हम जितना कार्बन उत्सर्जित करेंगे उतना ही हम अवशोषित भी कर लेंगे। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि भारत परमाणु ऊर्जा की ओर कदम बढ़ाए, क्योंकि जो सोलर एनर्जी है और जो पवन ऊर्जा है और जो ऊर्जा के जो दूसरे स्रोत हैं उस पर हम काम कर रहे हैं, लेकिन केवल इसी से बात नहीं बनेगी। अब आइए आगे के थोड़े से बिंदुओं को देखते हैं। अब हम इसे करेंगे कैसे पूरा? एक दो बात आपको यहां और जाननी चाहिए कि इस बार के बजट में यह लक्ष्य क्यों निर्धारित किया गया है। उसका कारण यह है कि पिछले ही महीने अमेरिका ने हमारे जो 3 परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं, भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ध्यान से सुनिएगा, भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र और इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड, ये जो हमारे 3 केंद्र हैं, इन पर जो उसने पाबंदियां लगा रखी थी उसने हटा दिया। जब पाबंदियां हट गई तो इसका मतलब है कि अब हम इस क्षेत्र में तेजी के साथ आगे बढ़ सकते हैं, और भारत सरकार ने इसका लाभ उठाने का निर्णय लिया और इस बार के बजट में उसने बाकायदे परमाणु ऊर्जा मिशन घोषित कर दिया। जब लोहा गर्म हो तो बिल्कुल उस पर चोट की ही जानी चाहिए, और इस दृष्टि से आप कह सकते हैं कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण और समयानुकूल कदम है। दोस्तों, इसके लिए 2 सबसे इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो आपकी जानकारी में होनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि इस लक्ष्य को आप पाएंगे कैसे? क्या सरकार अकेले इसे कर पाएगी? नहीं, अकेले के लिए संभव नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा धन की ज़रूरत होती है। तो पैसा कहाँ से आएगा? तो सीधी सी बात है कि इसे निजी क्षेत्र के लिए खोला जाएगा, और बाकायदे सरकार इससे पहले भी इसके बारे में बात कर चुकी है। अभी तक परमाणु ऊर्जा के उत्पादन का जो सारा काम है, या कह लीजिए संयंत्र लगाने की जो जिम्मेदारी थी, वो भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम के पास थी। ये संस्थान आपको याद हो जाना चाहिए, भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम। लेकिन अब निजी क्षेत्र को इसमें मौका दिया जाएगा। जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इसके तहत छोटे छोटे परमाणु संयंत्र लगाए जाएंगे। छोटे छोटे परमाणु संयंत्र, बड़े परमाणु संयंत्रों पर ही केवल डिपेंड नहीं रहा जाएगा। छोटे छोटे परमाणु संयंत्र होंगे, उनमें कम लागत लगेगी, और सबसे बड़ी बात एक यह भी है कि हमारे बहुत से ऐसे उद्योग होते हैं जिन्हें बहुत अधिक बिजली की ज़रूरत होती है, जैसे इस्पात उद्योग, उसे बहुत ज़्यादा बिजली चाहिए। तो ये जो निजी क्षेत्र के इस तरह के जो उद्योग हैं, ये अपने यहाँ छोटे छोटे संयंत्र लगा लेंगे, परमाणु संयंत्र, और अपनी जो मांग है बिजली की उसे पूरा कर लेंगे, क्योंकि अभी वो इसके लिए कोयले पर आधारित संयंत्रों का इस्तेमाल करते हैं। और हमारे लिए खुशखबरी ये है कि जो भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम है उसके पास 220 मेगावाट तक के छोटे संयंत्र लगाने की तकनीकी मौजूद है। लेकिन यहाँ एक बात और है जो आपको जाननी ही चाहिए कि इसके लिए सरकार को बाकायदे एक्ट में थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा। 2 एक्ट बदले जाएंगे, आगे जाकर के आप पढ़ेंगे इनके बारे में। एक परमाणु ऊर्जा एक्ट और दूसरा सिविल लाइबिलिटीज ऑन न्यूक्लियर डैमेज एक्ट। सिविल लाइबिलिटीज ऑन न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, जिसे आप हिंदी में कहेंगे परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम। परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम। इस अधिनियम के तहत यह व्यवस्था की गई थी कि अगर किसी संयंत्र में कोई परमाणु दुर्घटना होती है तो उसके लिए जो जिम्मेदार होगा वह आपूर्तिकर्ता और उसका जो संचालन कर रहा है वह जिम्मेदार होगा। अब सोच करके देखिए कि इसमें कोई भी निजी क्षेत्र परमाणु संयंत्र लगाने की हिम्मत कैसे करेगा। तो बाकायदे इन एक्ट में बदलाव की बात कही गई है, और बदलाव के बाद निश्चित तौर पर फिर निजी क्षेत्र इसके लिए कदम उठाएगा। इससे लगता है कि सन 2047 तक
भारत सरकार ने जो 100 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है, शायद उसे प्राप्त कर लें। तो दोस्तों, खासकर स्वच्छ ईंधन के उत्पादन को लेकर के जो व्यवस्थाएं चल रही हैं दुनिया में, जो इसकी डिमांड बढ़ रही है, उस दृष्टि से इस मिशन को आप एक बहुत महत्वपूर्ण मिशन मान करके चल सकते हैं। और चूंकि ये बहुत महत्वपूर्ण मिशन है और लंबे समय तक का मिशन है, तो आप जब तक सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करते रहेंगे तब तक के लिए यह टॉपिक इम्पॉर्टेंट बना रहेगा। इसलिए इस टॉपिक पर यदि आपको कहीं भी कुछ और खबरें पढ़ने को मिलती हैं तो आप इसे अपडेट करते रहें। फ्रेंड्स, इसके बारे में बस इतना ही। अब डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।